हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 22 जनवरी 2021 को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 133 शिफ्टों के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टोटल 133 शिफ्टों का आनंद लेना है और आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है। और आपको मालूम है कि हम लोग बस 10 मिनट या 12 मिनट में टोटल प्रश्नों को कवर करते हैं। 40 प्रश्नों को इतना मिनट में कवर करते हैं। तो आप लोग कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए आपको बस इतना ही कार्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी कर देना। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। तो विश्व भारती की जो स्थापना थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी और बाद में क्या उसे कर दिया गया, उसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। पहले ये विश्व भारती था और बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यूएसएसआर से यानी रसिया से, रूस से आपका भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व और यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार। तो आप लोग ये सारे फैक्ट को याद रखेंगे और ये रूस से ही मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा। तो यह कैंसर रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा। कौन, तो साइक्लोन 30। और आप लोग को बता दिया जाए कि चैनल पर सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, चाहे वो कोई पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो जीडी का हो, एसएससी जीडी हो, सबका प्रीवियस पेपर का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया। आप लोग जाकर वहाँ से सारे पेपर को देख लेंगे क्योंकि आपको अब पता चल गया होगा कि प्रीवियस पेपर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे प्लेलिस्ट से प्रश्नों को देख लेंगे। और एनटीपीसी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें टोटल 30 के करीब वीडियो हो गए हैं और टोटल कितने वीडियो थे, 133 शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग जाकर वहाँ से सारे वीडियो को कवर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आविष्कार था टीम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था। कब, तो 1990 में। एक प्रश्न बनता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो भारत का जो संविधान है ये व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। जो मौलिक अधिकार है उसमें व्यवसाय का अधिकार शामिल नहीं है। बाकी ये सब शामिल है स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के खाली स्थान पर निर्धारित है। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और आप लोग को मालूम होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका श्रेय मोसले को जाता है। हेनरी मोसले जो है उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है, तो हेनरी मोसले इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो अमृतसर जो है इसे पहले हम रामदासपुर के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम अमृतसर कर दिया गया था। तो आप लोग कमेंट बताएंगे कि अमृतसर जो शहर है उसका निर्माण किसने किया था, उसको किसने बसाया था। सिखों के कौन से गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाली स्थान को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो सिंपल प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी युवा मतदाता हैं उनको जागरूक करना है कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर एक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो कच्छ की खाड़ी जो है इसे 1982 में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। किस लिए, तो समुद्री संरक्षण के लिए। तो आप ये सब याद रखेंगे। और ये कच्छ ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग को मालूम है कि कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिसका मतलब सड़ गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, बल्कि
बाकी जो पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम के ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये गलते पचते नहीं है। ये क्या होता है, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। बाकी जो पौधे होते हैं ये तो एक समय के बाद सड़ गल जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे रिसाइकलिंग के लिए एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड यानी इस्चियम और जघनास्थि यानी प्यूबिस के मेल से बनता है? तो हिप बोन जो है ये तीनों को मिलाने से बनता है। ये तीनों का जो संग्रह होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये जब तीनों एक साथ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर हिप बोन का निर्माण होता है। तो ये आपका प्रश्न बायोलॉजी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रति वर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो ये जयपुर में होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? तो जयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इंदौर में जंतर मंतर नहीं है। आपका जयपुर में मिल जाएगा, उदयपुर में मिल जाएगा और उज्जैन में आपका जंतर मंतर मिल जाएगा, लेकिन इंदौर में आपको जंतर मंतर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, खाली स्थान के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो वो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में क्लेमेंट इटली भारत आए थे। और साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। और क्लेमेंट इटली से एक ये प्रश्न बनता है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लेमेंट इटली। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आपको बस इतना ही कार्य करना है, बाबू के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है और शेयर करना है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना, फिर लाइक कीजिए। शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं, बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन जो है आपका पादप हार्मोन। पादप हार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन। पौधे में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। बाकी जो थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये जो है आपके मानव में पाया जाता है। और क्लोरोफिल तो कोई हार्मोन है ही नहीं। ये पौधों का जो हरा रंग होता है पत्तियों का, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? तो बहिर्मंडल जो है, बाह्यमंडल इसे बोलते हैं, इसका जो घनत्व है सबसे कम है ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे हर शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ एसआई था या आरपीएफ कांस्टेबल था। एनटीपीसी में भी हर शिफ्ट में आईएनसी से प्रश्न बन रहे हैं। तो BR अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, ये आईएनसी के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ये सरोजिनी नायडू जो थी पहली भारतीय थी जिन्हें 1925 में भारत का इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पर? तो कानपुर में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय थी जिन्हें आईएनसी का अध्यक्ष बनाया था। पहली महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? वो थी एनी बेसेंट, जिन्हें 1917 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है? तो आपको बस प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा पूछा, तो इसका परिभाषा होता है, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो बाल टीकाकरण जो है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था। मिशन इंद्रधनुष में यही कहा गया था कि जितने भी बच्चे उन्हें टीकाकरण किया जाता है। आप लोग बताएंगे कि मिशन इंद्रधनुष जो योजना थी कब लॉन्च की गई थी, कब इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। 2 प्रश्न हो गया, दोनों को आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? फिर से योजना आपको केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को शुरू से लेकर रट जाना, खासकर जो 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं वहां से लेकर अभी तक के सारे प्रश्नों को आपको, सारी स्कीम, सारी योजनाओं को पढ़ना है। तो इसका जो स्वाधार गृह योजना है इसका उद्देश्य यह कौन नहीं है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी इसका देख लेते हैं, हमको ये तो बदल देगा, ऑप्शन के अनुसार बदल देगा, लेकिन हमें क्या है इसका उद्देश्य वो पढ़ लेना है। पिछले वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना इसका उद्देश्य है। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना इसका भी ये उद्देश्य है। और एक उद्देश्य महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ये आप लोग ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? या आदि ग्रंथ, तो ये सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो सिक्किम जो है यहाँ की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर बहुत कम सीट है, लगभग 1 या 0, लेकिन मेघालय में 1 से अधिक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ये प्रश्न काफी आसान है। सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है।
और आप लोग को मालूम है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में एक सभा का क्या किया था, स्थापना किया था। तो वो सभा का आप लोग नाम बताएंगे, क्योंकि ये पिछले शिफ्ट में ये प्रश्न बना था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में किस संगठन की स्थापना की थी, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो ये जो था इंडिया गेट जो है, हम लोग देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, घूमते हैं। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे जवान मरे थे, सैनिक मरे थे, उनके याद में ये इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो फिर से स्कीम से प्रश्न आ गया, फिर से एक योजना के संबंधित प्रश्न आ गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस पर पूछ दिया कि कौन उसका हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, भारत में बेहतरीनकरण के लिए ई गवर्नेंस, ये इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल में भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम में गुजरना होगा? तो आपको टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन या और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्रम में आपको गुजरना पड़ेगा। आपको आर्कटिक सर्कल जो ध्रुव पर है वहाँ से आपको भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर आने के लिए इन क्षेत्रों से गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो कश्मीर में एक पंपोर है, इसे सैफ्रॉन टाउन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो स्पैम जो है, स्पैम का अर्थ है अवांछित वाणिज्यिक ईमेल। ये जो स्पैम मैसेज होते हैं, मेल होते हैं, बहुत सारे मेल पे हमारे जीमेल पर आते हैं और हमें काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। इनका कोई फायदा इनसे नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो नागपुर में केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला जो है नागपुर में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर वीडियो पसंद है आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो चीनी जो है, भारत की जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की जो 6 आधिकारिक भाषा है उसमें चीनी मौजूद है। बाकी जापानी, उर्दू, हिंदी ये आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं है, चीनी इसमें शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है। तो आप लोग टोटल 6 भाषाएं आप लोगों को याद कर लेंगे। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कनाडा जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। चीन, रूस, फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका भी इसका स्थायी सदस्य है। तो आप लोग सारे स्थायी सदस्यों का नाम याद कर लेंगे। टोटल 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पाँचों का आप लोग नाम याद कर लेंगे और ये 10 जो होते हैं बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र से बहुत सारे प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए। तो संगठन यूनाइटेड नेशन से जितने भी रिलेटेड संगठन है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनेस्को, तो सारे ऐसे संगठन को आप लोग उनके हेडक्वार्टर से संबंधित कौन सा देश उसमें शामिल है सब आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का गैस कैसा होता है? हरी पीली। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो गोदावरी और कृष्णा जो है ये 2 नदी हैं जिन्हें पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। तो हमने यहाँ पर एनटीपीसी की शिफ्ट के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।